We have the four fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force. इन दोनों फोर्स को पहचानना बहुत ही आसान होता है। जब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर डिके की बात करते हैं तब वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस and weak nuclear force is responsible for the decay of nucleus, which causes radioactive decay. बाकी gravitational force because of the property of the matter called mass, and electromagnetic force because of the property called charge. तो आमतौर पे इस चैप्टर पे जब हम काम करेंगे तो हमारे पास इसी दो तरह के फोर्सेस मिलेंगे। एक मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पहचानना इजी हो जाता है जब दो बॉडी के बीच में आपस में जो फोर्स लगते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब चार्जेस की वजह से देखना हो तो जब चार्जेस आएंगे चाहे इलेक्ट्रॉन के बीच में हो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी कि जब दो एलिमेंट्स, दो डिफरेंट बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जब किसी बॉडी को आप किसी सरफेस पे रखते हो तो दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट बनते हैं, इस कांटेक्ट फोर्स आपस में जो कांटेक्ट में होते हैं, और कोई भी कांटेक्ट होता है, ऑल द कांटेक्ट फोर्स इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और किसी बॉडी को अर्थ जो अपनी तरफ खींचता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था, किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया और बॉडी फिर ऊपर नहीं गया करके फिर वापस नीचे आना शुरू कर दिया। Which type of force is acting on this particle? We will say there is a force mg. कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? mg, mass into acceleration, the called force. Which type of force is this? Electromagnetic, gravitational, strong nuclear force, weak nuclear force? बड़े आसान से बोल सकते हैं, oh, don't talk about the strong nuclear force, don't talk about the weak nuclear force. Nothing, there is no relation here. Okay, what about this? Is it electromagnetic force? No, it is simply the gravitational force. It is simply the gravitational force. Okay, what are the sources of forces? किसके बीच में forces लग रहा है? This force mg acts between the earth and this body. ये force किधर लगेगा भाई? ये force center of the earth की तरफ लगेंगे, है ना? तो दिस इज सच टाइप ऑफ फोर्स। इनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस को लेकर के। हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस हो जाएंगे तो हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में सम लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स के आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके लिए नया नहीं है, आप स्कूल से ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। हाउ मेनी लॉज देयर? कितने लॉज है भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? 3 laws. We have the, okay, so we have the 3 laws in Newton's law of motion. We have the 3 laws, और सभी लॉज का एक अपना इफेक्ट है, एक मीनिंग है। हम देखते हैं जस्ट लाइक द फर्स्ट लॉ। अगर आपने फर्स्ट लॉ की बात करते हो तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? एनीबॉडी कैन स्टेट अबाउट द फर्स्ट लॉ? So first law is the law of inertia. So it says that a body continues to be in the motion of uniform motion or at rest unless an external unbalanced force acts on it. Okay, that's better. So Newton's first law, we have the 3 types of laws. The one is the first law, the first law of motion. Another law is second law, formerly second law, and another the third law.
We have the three laws. फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं. इनर्शिया का मतलब क्या होता है भाई? Why the inertia? What do you mean by the inertia? It is also known as the law of inertia. Yes, law of inertia. What do you mean by the inertia? Law of inertia. Law of inertia means inertia means the willingness. Inertia means the willingness of the body. बॉडी की जो विलिंगनेस होती है, उनकी इच्छा होती है कि वो जिस स्टेट में रहे है उसी स्टेट में रहने की इच्छा होती है कि भाई वो रेस्ट में है तो ही इट वांट्स टू बी इन रेस्ट. जब तक कि कोई उसको धक्के नहीं दे, जब तक कि कोई उसको फोर्स नहीं लगाए, नेट फोर्स नहीं, फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, नेट फोर्स होना चाहिए. मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से काम नहीं होने वाला है भाई. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स मिलना चाहिए. तो एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलना चाहिए, एक नेट फोर्स मिलना चाहिए, तब जाकर के इसकी जो विलिंगनेस है वो नहीं रह पाता है. अदरवाइज ये इनकी जो विलिंगनेस होती है कि भाई वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे. इफ इट इज एट रेस्ट, इट ऑलवेज वांट टू बी रिमेन इन एट रेस्ट. अगर ये मोशन में है तो ये चाहता है कि वो मोशन में रहे, इट कंटिन्यू इन देयर मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. दिस इज द इनर्शिया और दिस इज द फर्स्ट लॉ. यस, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में बोले और इनकी फोर्स के फॉर्म में बोले तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, मतलब जितने फोर्स, अगर फोर्स लग रहा हो तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ओके फोर्स लग भी रहे हैं, लेकिन वी कैन से ओके व्हाट इज द नेट फोर्स. अभी हमने देखा था एक ऑब्जेक्ट है और उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है. व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? क्या लग रहा है भाई? 0. देखने से लग रहा है कि दोनों एरो मार्क जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में. वी कैन से एफ नेट इज इक्वल टू 0. तो जब एफ नेट इक्वल टू 0 होगा तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा. बॉडी विल रिमेन इन इट्स ऑन स्टेट. बॉडी विल रिमेन इन इट्स ऑन स्टेट. वो जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा. दैट मीन्स, व्हाट डू मीन बाय दिस? दैट मीन्स if the body is at rest, if it is at rest, will remain in rest. If it is at rest, will remain in rest. And if it is moving with a constant velocity, if it is moving with a constant velocity, constant velocity will continue its velocity. If it is in moving with a constant velocity, with a constant if it is moving with a constant velocity, it will continue with the same velocity. With the same velocity. That's it. If it is at rest, it will remain at rest. If it is moving with a constant velocity, it will continue with the same velocity. Okay. This is the first law, and it is also the law of inertia. इसको ही inertia बोलते हैं. This is the inertia. यही है इनकी willingness. It is the willingness of the body. Okay. तो we can say भाई F net is equal to 0 है तो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है. That is no acceleration. We can say no change in velocity. अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. Conclusion. If F net is equal to 0, no change in velocity. No change in velocity. भाई velocity में कोई change नहीं होना है. No change in velocity.
एंड हेंस जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एंड हेंस नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन एट ऑल। a net is equal to 0, a net is equal to 0, no acceleration of course, that is no net acceleration. तो this is the first law, ये है फर्स्ट लॉ कि भाई नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, बॉडी में कोई चेंज वेलोसिटी नहीं होंगे, बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट विल आल्सो कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी। तो नो, अगर सेम वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू करेगा देन अगेन नो चेंज इन वेलोसिटी, और नो चेंज इन वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट लॉ में नो एक्सेलरेशन, फर्स्ट लॉ मींस जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन हम इसको एक और, जिस बॉडी का जीरो एक्सेलरेशन होता है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शियल फ्रेम। हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जर्वर, जैसे किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो। अब जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और एक ट्रेन मूव कर रहा हो, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ओके ट्रेन इज मूविंग। अगर आप ट्रेन पे बैठे हो और ट्रेन स्टॉप किया हुआ है, ट्रेन रुका हुआ है और आप ट्रेन पे बैठे हो, लेकिन बगल से दूसरा ट्रेन मूव करते हुए जा रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा आपका खुद का ट्रेन मूव कर रहा है ना? तो ये सारा जो इल्यूशन हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हो रहा है। आप कहाँ से देखते हो किसी चीज को? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जहां से हम फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई ऑब्जर्व करते हैं। तो वैसा फ्रेम जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, और वैसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन हो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फर्स्ट लॉ में क्या रहा है? एक्सेलरेशन जीरो। एक्चुअली it is also the definition of inertial frame. It also defines the inertial frame. First law is also defines the inertial frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन शॉर्ट FOR। पूरा नाम बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है भाई। क्या वो मूव तो नहीं कर रहा है? अगर मूव कर रहा है तो क्या किसी एक्शन के साथ मूव कर रहा है या फिर कैसे कर रहे हैं? तो वी हैव द टू पार्ट्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक को बोलेंगे इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR। इसकी मीनिंग समझना है। व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मींस एक्सेलरेशन जीरो, द फ्रेम हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। क्या बोलेंगे इसको? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। Unaccelerated frame is known as inertial frame. Means acceleration is equal to 0. और नॉन इनर्शियल फ्रेम मींस एक्सेलरेटेड फ्रेम। इसका मतलब होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है। एक्सेलरेटेड मींस change in velocity. The velocity is continuously changes, then there is acceleration. So this is there is accelerated frame. What do you mean by the accelerated frame? Is acceleration is not equal to 0, not equal. Acceleration is not equal to 0, that is the accelerated frame. Okay, so Newton's first law also defines the inertial frame of reference. Newton's first law also defines the inertial frame of reference, मतलब acceleration की वैल्यू 0 होता है। Newton's first law
also defines the inertial frame. Okay. Actually, Newton's laws of motion is valid for the inertial frame of reference only. हम ये भी बोलते हैं कि Newton's laws of motion valid from inertial frame of reference. Also, Newton's laws of motion valid from the inertial frame of reference only. Inertial frame of reference only. Okay. तो ये तो हमने फर्स्ट लॉ की बात कर रहे थे कि एक्सेशन जीरो हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो वैलिड होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक, उसकी बाद में हम बात कर लेंगे. यहाँ पे लिख सकता हूं इसके साथ ही, बट ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन is not valid from non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Non-inertial means accelerated frame. But इसमें एक conditions है. But Newton's laws of motion can be applied or can be applicable by using a technique. हम इस टेक्निक की बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है. By using a technique called, उस टेक्निक का नाम भी है, वो भी बोल लेते हैं, टेक्निक कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स. अब इसकी बारे में जो डिटेल स्टडी है वो बाद में करना है. एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स. Do you know pseudo means what? False. Pseudo means false, imaginary. Yes, false. You can say false. It is a false force, imaginary force. Imaginary force. डिटेल स्टडी बाद में करेंगे. Later detailed स्टडी बाद में हम लेटर डिटेल स्टडी करेंगे इसकी. पहले सभी लॉज के बारे में पहले समझ तो जाएं. यहाँ पे हमने दोनों का डिफरेंस देखा था. हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल सिंपली मींस अनएक्सलेटेड, जिसका एक्सेलेरेशन नहीं हो. एक्सलेटेड, नॉन इनर्शियल मींस एक्सलेटेड फ्रेम. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन is only valid from the inertial frame of reference. It is not valid from non-inertial frame of reference, but it can be applicable by using a technique called application of pseudo force. अब वो pseudo force क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, हम इसको लेटर स्टडी करेंगे. पहले हम इस लॉज पे आ जाए. So it was the first law. Now the second law. What was the second law? What do you mean by the second law? Second law क्या होता है भाई? Just एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर ले second law का. The second law, actually it is very important for the problem solving. Second law is important for problem solving. First law के बाद second law
it is important for problem solving. सभी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होता है, बट इट इज टू मच इम्पोर्टेंट. इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग फार्मूला होता है, इट गिव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग फार्मूला. अभी एक सेकेंड लॉ कहते हैं कि भाई अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो तब तो कोई बात नहीं, बॉडी जहां है वैसा ही रहेगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा. लेकिन अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं हो, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि भाई उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो दैट्स फाइन, दैट्स बेटर. स्टेट चेंज, देन स्टेट विल चेंज, सॉरी, देन स्टेट विल चेंज. अब अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं रखेगा. तो अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख लूं, इफ एफ नेट is not equal to 0, then what will happen? What will happen? अब इसका जो जवाब होगा वही जवाब होगा सेकेंड लॉ. What will happen? The answer is second law, है ना? If f net is not equal to 0, what will happen? As then proper explanation is the second law. Proper explanation is second law of motion. तो हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या होगा. यही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगा. और जस्ट वेट, अभी हम देखते हैं ये सेकेंड लॉ क्या होता है. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड लॉ, जस्ट कैन वी से. हम इस थर्ड लॉ के बारे में भी समझेंगे अच्छे तरीके से. पहले हम सेकेंड लॉ के बारे में थोड़ी सी और डिटेल स्टडी करेंगे. वी हैव, हम नेक्स्ट पेज में आते हैं यहाँ पे. तो जस्ट मेक अ नेक्स्ट पेज. ओके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ, और जैसा कि हमने अभी कहा कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है. इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग. व्हाट समथिंग, किसका एक्सप्लेनेशन भाई? वी हैव अ बॉडी, यस वी हैव अ बॉडी हैविंग समथिंग, कोई मास होगा. इसका बॉडी है तो कुछ ना कुछ तो मास होंगे, और इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है इन सच ए वे कि एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0. एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स. एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब यहाँ पे जो फोर्स दिखाया था, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स. एक ऐसा फोर्स है भाई, इट इज द बैलेंस्ड फोर्स. जितना राइट साइड लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का. सो इट इज द बैलेंस्ड फोर्स. नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. एंड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? इट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. जितना राइट साइड लग रहे हैं उतना ही लेफ्ट साइड नहीं लग रहे हैं, या सिर्फ एक डायरेक्शन में ही लग रहा है. इट इज ऑल्सो द अनबैलेंस्ड फोर्स. सिर्फ एक ही सेंस में लग रहा है फोर्स यहाँ पे, एक जैसे ही. सो व्हाट इज दिस? इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. ऐसे भी हो सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, दोनों तरफ भी लगा सकते हैं एप्लीकेशन. ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास एक बॉडी है एस, और इस पे एक फोर्स लग रहा है राइट साइड दिस वे. इफ यू वांट टू अप्लाई अ फोर्स लेफ्ट साइड यू कैन आल्सो, बट द मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट. This force is FA, this force is FB. It is, of course, it is the unbalanced force, है ना? और भी अनबैलेंस्ड फोर्स सकते हैं, और भी कई तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स की बातें हम किया सकते हैं. ऐसे एक बॉडी यहाँ पे है और एक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है दिस वे, और दूसरा फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, इट मे बी परपेंडिकुलरली. ये भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जिसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लग सकते हैं. देयर इज लार्ज नंबर ऑफ वेज जिसमें हम
अनबैलेंस्ड फोर्स को दिखा सकते हैं. ओके, इट इज द FA. ओके, इट इज FA, इट इज FB, इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. यहाँ भी एक नेट फोर्स आ जाएगा. किधर आना चाहिए नेट फोर्स? हमें वेक्टर एडिशन में आपको समझ में आ गया कि अच्छा एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, इसका रिजल्टेंट जानना हो, आप एक ग्राफिकली एडिशन कर लेते हैं. पहले इधर चलो, फिर इधर चलो, फिर जो रिजल्टेंट हो गया जिससे ये हो गया एफ नेट. और इस केस में भी आ जाएगा एफ नेट. पहले इधर चलो, थोड़ी सी माइनस कर लो, इधर जो यहाँ पे माइनस है ना उसको माइनस यहाँ पे कर लो, ये आ गया आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एफ नेट आ गया, ये एफ नेट आ गया. यहाँ पे भी ऐसे एफ नेट आ रहे हैं. ये तो खुद ही अपने आप में एक ही फोर्स लग रहा है, खुद ही अपने आप में एफ नेट. सो ऑल दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्स. और जब अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे then what will happen to the body? Unbalanced force. It is another type of unbalanced forces. All the unbalanced forces. What will happen to the body? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है न्यूटन्स ने एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे देन व्हाट विल हैपन. तो मैंने एक सिंपल से लाइन में बोला था, देयर इज अ जो एफ नेट है मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, उन्होंने ऐसा कहा, एक्सप्लेन किया कि ओके एफ नेट इज इक्वल टू rate of change momentum dp upon dt. It is equal to rate of change in momentum. Rate of change in momentum. You know about the momentum. Momentum क्या होता है भाई? Mass into velocity. तो mass into velocity. It is m into v. It is the rate of change momentum. This is the f net. इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं. हो सकता है कि मास वैरी करे, ऐसे ही बोल सकते हैं. एक सिंपल कंडीशन अगर इसको लें, व्हेन मास फॉर द कांस्टेंट मास के लिए कंडीशन के लिए लें, फॉर कांस्टेंट मास, फॉर एम कांस्टेंट, अगर मास नहीं बदल रहा हो टाइम के साथ उसके लिए, फॉर कांस्टेंट मास के लिए अगर हम बात करें तो वी कैन, हम ऐसे बोल सकते हैं फॉर कांस्टेंट मास एम, एम बाहर निकल जाएंगे, दिस इज dv upon dt, then this is the f net. And dv upon dt क्या बोलते हैं इसको? Acceleration. Yes. So it is a f net is equal to mass into acceleration. यही है भाई. This is one of the way. ये simplest formula है. F net is equal to mass into acceleration. So this is important for problem solving. Newton's second law का जो explanation है वही second law है. This whole is the second law. The whole explanation is the second law. The conclusion of the explanation is the second law. Yes. What is the Newton's second law? You can say F net is equal to mass into acceleration. You can say what is the Newton's second law? Okay, F net is equal to dp upon dt. You can say rate of change momentum. This is the second law, isn't it? So this is important for problem solving. यही तो है. This is, हमारे पास कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए. So we can say it is important for problem solving. साथ में वेक्टर के नियम को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना पड़ता है कि अगर नेट फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो एक्सलेशन भी एक्स एक्सिस वाला ही लेना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, अगर नेट फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग हो तो एक्सलेशन भी वाई एक्सिस के लॉन्ग ही होगा. नंबर 3, अगर एफ नेट जेड एक्सिस के लॉन्ग हो तो एक्सलेशन भी जेड एक्सिस वाला ही लेना है. और वाइस वर्सा, अगर एक्सलेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो नेट फोर्स भी एक्स के लॉन्ग ही लेना है, उसी को कंसीडर करना है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. हमें पता है कि वेक्टर में हमें एक्स से
के लॉन्ग अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना हो तो सभी इंफॉर्मेशन हमें एक्स वाला ही मिलना चाहिए। अगर वाई के लॉन्ग कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो सभी इंफॉर्मेशन वाई के लॉन्ग ही होना चाहिए। और सिमिलरली अगर जेड के लॉन्ग कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो सभी इंफॉर्मेशन जेड के लॉन्ग ही होना चाहिए। यही तो है वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स। वेक्टर बोलता है कि भाई आप मेरा यूज पूरे फिजिक्स में करना और ये सोच के करना कि एक्स वाले को एक्स से मतलब है, वाई को वाई से मतलब है, जेड को जेड से मतलब है। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं। That's why it is important for problem solving। ये जो रूल है। ओके लेकिन एफ नेट का मतलब क्या होता है ना? वो बात है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस एफ नेट? एफ नेट का मतलब होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ना तो एक फोर्स एक्स्ट्रा लेना है और नहीं कोई फोर्स नहीं कोई फोर्स कम लेना है। जितना है उतना लेना है, ना तो ज्यादा ना कम। ऑब्वियसली आप ज्यादा लेंगे तो यू विल बी मिस्टेकन, कम लेंगे देन अगेन यू विल बी मिस्टेकन। तो जितने हमें एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए फोर्सेस का। हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एफ नेट। अगर एफ नेट के बारे में अगर एक लाइन में बोलना पड़े व्हाट डू यू मीन बाय द एफ नेट, क्या बोलना चाहेंगे? Sir, व्हाट डू यू मीन? यस, व्हाट डू यू मीन बाय एफ नेट? the vector summation of all the forces acting on body. बिल्कुल। So it is the vector summation of all the forces. It is the vector summation of all the forces. It is the vector summation of or addition of